नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैंने सम्राट। मध्य प्रदेश बजट पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित मध्य प्रदेश का बजट है। यह बजट राज्य के विकास और जन कल्याण को नई गति दे रहा है और एक नई दिशा भी दे रहा है। एक तरफ बुनियादी ढांचे के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ कृषि और निवेश को बढ़ाने के लिए इस बजट में सभी प्रयास किए गए हैं। देश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को और उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को हृदय से बधाई देता हूं। ये बजट प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित मध्य प्रदेश का बजट है। ये बजट प्रदेश के विकास को और जन कल्याण को नई गति दे रहा है और नई दिशा भी दे रहा है। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, वहीं दूसरी तरफ कृषि और निवेश के बढ़ाने के सारे प्रयत्न इस बजट में किए गए हैं। कृषि हो, सिंचाई हो, एग्रीकल्चर के साथ एलाइड सेक्टर हो, या ग्रामीण विकास हो, या शहरी विकास हो, इसमें ऐतिहासिक प्रावधान किए गए हैं। और विशेषकर महिला, क्योंकि लाडली बहना योजना हो या लाडली लक्ष्मी योजना हो या महिलाओं के कल्याण की बाकी योजनाएं, उनके लिए अभूतपूर्व प्रावधान इस बजट में है। किसानों के लिए, युवाओं के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए ये बजट निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होगा। इस बहुत अच्छे बजट के लिए, ऐतिहासिक बजट के लिए मैं फिर बधाई देता हूं। आगे बढ़ेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार भांग पीकर विधानसभा आते हैं, वह महिलाओं का अपमान करते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं। उन्होंने कहा कि वे हमारा अपमान करते हैं। उन्हें देखना चाहिए कि जब हम सत्ता में थे तो हमने किस तरह का काम किया। उनके आसपास के लोग जो कहते हैं वह वही बोलते हैं। उनकी अपनी पार्टी के सदस्य और कुछ बीजेपी नेता उनसे ऐसी बातें कहने के लिए कह रहे हैं। क्या कहेंगे मैडम जिस तरीके से आप लोग पे? देखिए, नीतीश कुमार भांगेड़ी हैं, भांगा पी के आते हैं हाउस में, आन संत महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। एक नहीं, बिहार के महिला को, बिहार के महिला, पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं। आरोप लगाते हैं कि पहले 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि वो लोग के घर के माँ बहन, बेटी बहन कपड़ा पहनती थी कि नहीं, कि उलंगते रहती थी। यही हम पूछना चाहते हैं सरकार से, भारत सरकार से भी, राज्य सरकार से। बतावे कि 2005 से पहले कपड़ा कोई नहीं पहनता था, कोई काम नहीं हुआ है। हम तो बोला कि फाइल उठा के पुराना देखिए, तुम क्या कर रहे हो? हम लोग क्या क्या काम किए हैं। बिहार के जनता नहीं जाना है कि क्या क्या हम लोग काम किए। महिलाओं के लिए, पिछड़े के लिए, सभी अति पिछड़ा के लिए, सबको लिए काम किए हैं। ये पैदा कहाँ हुआ है? 2005 से पैदा हुआ है नीतीश कुमार। 2014 में 5 हुए प्रधानमंत्री। आप बताइए ना, इतना दिन वो कहाँ था? ऊपर से टपक गया है 2005 में, 2014 में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। पहले कोई काम नहीं होता था। आप लोग भी जन्म कर्म लिए हैं, आपका माता पिता जन्म कर्म लिए। पूछिए अपने माता पिता से कि लंगटे लोग रहता था, बाजार हाट कोई नहीं निकलता था, नहीं जाता था, व्यापार कैसे होता था लोगों का? आप बताइए। जब न तब महिलाओं के सदन ना हमको 2 बारी हो गया अपमानित करने। ऐसा मुख्यमंत्री होता है, ऐसा मुख्यमंत्री होता है बिहार के। क्या नहीं लग रहा है हम लोग को, जिस तरीके से आप लोग को बोल रहे हैं बार बार? देखिए, उनका पीछे लगा हुआ 5-6 आदमी, वही लोग सिखाता है, पीछे पीछे जाता है, पीछे पीछे आता है, कान में फूकते रहता है, इसे बोलिए, इसे बोलिए, वही लोग बोलवाता है। भाजपा के गोद में है, उनको कान भरता है भाजपा के लोग। और जो इनका पार्टी में है 3-4 आदमी, ललन सिंह है, संजय झा है, विजय चौधरी जी है, अशोक चौधरी हैं, यही लोग है, कान में फूंकते रहता है, भड़काते रहता है। उनको बेइज्जत अपने लोग करता है, उनका पार्टी के लोग बेइज्जत करता है
कि ऐसा बात बोलिए, वही लोग सिखाता है। आपके परिवार के लिए क्या भड़का रहे हैं नीतीश जी को हमको- ये सारे लोग? हमको परिवार से मतलब नहीं है, पूरा महिला समाज पूरा महिला समाज का अपमान समाज की किया। बात है। हमारा अपमान हुआ तब पूरा बिहार की महिला का अपमान हुआ ना कि नहीं हुआ? महिला को हम ही नहीं हुआ, सब महिला है, एक महिला के एक खून है, एक महिला है, बराबर है सभी महिला, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक मान के महिला, एक जाति की महिला होता है। तो इसीलिए अपमान करना बंद करें। हम लोग बहिष्कार किया है सदन से, बहिष्कार कर दिया। हम लोग का लगातार महिलाओं का हम लोग अपमान नहीं हो रहा है आएंगे सदन, आज नहीं जाएंगे। लगातार महिलाओं का अपमान हो रहा है। होली को लेकर जो विवाद चल रहा है, एक पक्ष कह रहा है कि होली में ब्रेक दे, एक कह रहा है घर में रहें, ये दोनों पक्ष से ये विवाद क्यों तो होली को दादागिरी चल रहा है ना, गुंडा का राज है ना, भारत सरकार गुंडा का राज है, यहाँ बिहार सरकार गुंडा का राज है। तो गुंडा का राज में यही नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? लोगों का डरवाना धमकाना मत निकले, काहे नहीं निकलेगा? हम निकलते हैं, चलिए ना, रोकिए तो हम लोग निकलते हैं। महिलाओं का आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब स्थिति गंभीर हो गई है। बिहार में हर कोई हैरान है कि बिहार में सरकार कैसे चल रही है। बागडोर एक ऐसे आदमी के हाथ में जो अचेत अवस्था में है, जिसकी हालत ठीक नहीं है। लालू जी और नीतीश कुमार के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के पास कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, सब जाए भाड़ में, हम कुर्सी के जुगाड़ में। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि सब जाए, नीतीश कुमार का यही मनसा रहता है कि सब जाए भाड़ में, हम कुर्सी के जुगाड़ में। ये है नीतीश कुमार। वो तो महिलाओं पे गरमाएंगे ना। बताइए, आप देखिए, प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं, हम तो अब क्या ही बोलें इस पर। हम तो कहेंगे कि भाई भगवान जल्द से जल्द उनको स्वस्थ करे। अब हालत जो है गंभीर हो गया है। बिहार के लोगों को चिंता करनी चाहिए कि सबको, हर एक व्यक्ति सोच रहा है कि सरकार कैसे चल रही है इस अवस्था में। ये सरकार चलाना 14 करोड़ लोगों की जिंदगी और भविष्य का सवाल है। ऐसे आदमी के हाथ में कमान है जो अचेत अवस्था में है, जिसकी स्थिति ठीक नहीं है। अब बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा, और सोच भी रहे लोग। लेकिन इस तरह का बयान हमने इसके हस्बैंड को बनाया, उसके हस्बैंड को बनाया। अरे लालू जी ने तो कितने प्रधानमंत्री को बनाया, आपसे पहले तो कई बार वो एमएलए एमपी बन चुके हैं। नीतीश कुमार जी को तो तेजस्वी ने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। कहाँ लालू जी पे जा रहे हो? कोई कंपैरिजन है लालू जी या नीतीश कुमार जी का? कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ना नीति है नीतीश कुमार जी के पास, ना सिद्धांत है, ना विचारधारा है। सब कोई जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में। यही है नीतीश कुमार। लालू जी ने आज तक अपने विचारधाराओं से समझौता नहीं किया, सत्ता रहे या जाए। लेकिन जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। नीतीश कुमार जी कब पलट जाए, कब इधर हो जाए, कोई गारंटी ले सकता है क्या? तो इसलिए नीतीश कुमार जी का इस तरह का जो बयान आ रहा है, स्थिति नाजुक है। उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। अब उनसे बिहार संभल नहीं रहा। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि डीएमके जनाधार खोता जा रहा है। एनईपी में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसमें क्षेत्रीय भाषा का कहीं भी महत्व कम हो रहा हो, बल्कि इससे क्षेत्रीय भाषा का विस्तार हो रहा है। क्षेत्रीय भाषा को और लोग अंगीकार करें, यह प्रयत्न हो रहा है। डीएमके जनाधार खोता जा रहा है और उसके जो विकास विरोधी नीतियां थी, उससे जो उनकी तमिलनाडु की जनता है वो उनके प्रति आक्रोशित है। उसका वो ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। एनईपी में कोई भी ऐसी चीज नहीं दी गई है जिसमें क्षेत्रीय भाषा का कहीं भी महत्व 1% भी कम हो रहा हो, बल्कि क्षेत्रीय भाषा का विस्तार हो रहा है। क्षेत्रीय भाषा को और लोग अंगीकार करें, ये प्रयत्न हो रहा है। उनको खुश होना चाहिए कि तमिल, अब बनारस में तमिल संगम हो रहा है। उनको खुश होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की विश्वविद्यालयों में तमिल और तेलुगु पढ़ाई जाने लगी है। तो ये करने के बजाय प्रशंसा के वो केवल भाषाई आंदोलन खड़ा करके और ये दिखाना चाहते हैं कि वो जो जनता का ध्यान है विकास कार्यों से हट जाए और उनको एक मुद्दा मिल जाए।
मैं समझता हूं डीएमके, तृणमूल और समाजवादी पार्टी ऐसी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये दिशाहीन हो चुकी हैं और ये सनातन विरोध और एक नए सुगुफों के साथ में केंद्र की सरकार को बदनाम करने की कोशिश करती रहती है। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने एनईपी के तहत 3 भाषा नीति पर हो रहे हंगामे पर संसद में कहा कि कांग्रेस जब पहली बार सत्ता में आई थी तब बहुत पहले ही हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद यह एनईपी कहा गया है कि आप अपनी मूल भाषा में भी काम कर सकते हैं, लेकिन हिंदी को भी कुछ प्रमुखता दें। बस इतना ही कहा गया। यह व्यक्तिगत रुचि का मामला है कि कौन किस भाषा में पढ़ेगा और काम करेगा। एनईपी बहुत स्पष्ट है, इससे विवाद बनाना ठीक नहीं है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में बहुत पहले, मेरा ख्याल से कांग्रेस जब सरकार में था, पहला जब आया तो उस समय में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इसको ग्रहण किया है। लेकिन राष्ट्रभाषा ग्रहण करने के बावजूद भी उसमें बोला गया है कि आपका देसी जो भाषा है वो उसमें भी कामकाज हो सकता है, लेकिन हिंदी को थोड़ा प्रमुखता भी, उनको भी महत्व देना चाहिए, इतना ही बोला गया है। तो अभी तमिल भाषा या उड़िया भाषा, बंगाली भाषा, बाकी सब बहुत सारे भाषा तो अभी सरकार ने मान्यता दे दिया है। इवन ट्राइबल का और चिल्की को भी मान्यता दे दिया है। तो फिर ये तो व्यक्ति रुचि का बात है, कौन किस भाषा में पढ़ेगा, लिखेगा और किस भाषा में वो काम करेगा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो बहुत क्लियर है और उसमें इसको विवाद बनाना ठीक नहीं है। हिंदी राष्ट्रभाषा है और मैं तो बहुत सारे तमिल बंधुओं को मिला है और वो लोग अच्छी बढ़िया से हिंदी बोल लेते हैं और मेरे को भी थोड़ा थोड़ा तमिल आता है, मणिकम भी बोल देता हूँ मैं मिलने से। तो इसमें क्यों नाराज है? ये नाराज नहीं होना चाहिए। ये राजनीति से प्रेरित होकर ये ऑपोजिशन वाले ऐसा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार जनहित के जो भी वायदे करती है उन्हें पूरा करती है, चाहे जन कल्याणकारी योजनाओं का धरातल पर लागू करने की बात हो या फिर प्रदेश की सर्वांगीण विकास की बात हो। डबल इंजन सरकार इसके लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में हमने वादा किया था कि हम उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारकों को होली और दिवाली पर मुफ्त में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे और आज उसी के तहत हम होली के अवसर पर करोड़ों लोगों को एक एक सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं। जी को बधाई, डबल इंजन की सरकारों को बधाई कि वो लोकहित जनहित के जो भी वायदे चुनाव के दौरान करती हैं उनको पूरा करने का 100% काम करती है। जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने की बात हो, लोक कल्याण के लगातार कार्य करने की बात हो, देश और प्रदेश के विकास और सर्वांगीण विकास की बात हो या सर्व समाज के भविष्य के सुरक्षित करने की बात हो, हमारी दोनों सरकारें लगातार निरंतरता से प्रयास कर रही हैं। उसी कड़ी में जैसा कि वायदा किया था कि हम होली और दिवाली के 30 त्योहारों पर निःशुल्क रूप से उज्ज्वला योजना से जो कनेक्शनधारी है हमारे गैस, उनको हम निःशुल्क गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। और आज उस वायदे को पूरा करते हुए हम लोग होली के पावन पर्व पर सभी उन लोगों को करोड़ों की संख्या में निःशुल्क रूप से एक एक सिलेंडर रिफिल कराने का, गैस, रसोई गैस देने का काम कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस ऐसे बयान दे रहे हैं जिनकी कथनी और करनी में कोई मेल नहीं है। वह कुछ चीजें सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए करते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों से जो वायदा किया है, चाहे वह लाडली बहन योजना हो, हमने बजट में देखा है कि न तो उन्हें 2100 रुपये मिल रहे हैं और न ही बजट में कोई प्रावधान है। उन्होंने कहा है कि बजट दिखा रहा है कि महाराष्ट्र में कर्ज का बोझ कैसे बढ़ रहा है। अगर वे इन चीज़ों पर ध्यान दें और इस दिशा में काम करें तो यह महाराष्ट्र और उसके विकास के लिए अच्छा होगा। बहुत सारी ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जहां पे उनके वर्ड्स और एक्शन मेल नहीं खाते हैं और कुछ चीजें हैं जो सुर्खियां बटोरने के लिए काम करते हैं। मैं उम्मीद करती हूं महाराष्ट्र में जो जनता को वादा किया था, चाहे वो लड़की बहन हो, वो बजट में हमने देख लिया, ना उनको 2100 रुपये मिल रहे हैं, ना बजट में प्रावधान किया है कि जो सारी महिलाएं हैं जिनको ये वेलफेयर स्कीम लागू हो रही थी कि उनको किसी तरीके का फायदा होगा। और जो बजट है दिखा रहा है किस तरीके से महाराष्ट्र में डेट बर्डन बढ़ रहा है। इन चीजों पे अगर ध्यान देंगे
और उसकी तरफ लगातार काम करेंगे तो वो महाराष्ट्र के लिए भी और महाराष्ट्र के विकास के लिए भी अच्छा संकेत होगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक लोगों को सब्सिडी गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। मैं सभी को बधाई देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और धन्यवाद भी उन्होंने कहा कि देता हूं कि होली और रमजान दोनों त्योहारों को सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाने के निर्देश दिए गए हैं। कानून व्यवस्था कायम है। उज्ज्वला गैस योजना के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक लोगों को सब्सिडी गैस कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। होली से पहले कई मस्जिदों मज़ारों को ढका जा रहा है। देखिए, होली और रमजान दोनों त्योहारों को हम सौहार्द आपसी भाईचारे के साथ मनाने के निर्देश दिए गए हैं। लाइन आर्डर। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अतिशी मार्लेना ने कहा है कि बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता से बहुत वायदे किए थे, बीजेपी के लोगों ने किए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किए थे, लेकिन 8 मार्च तक 2500 रुपये देने का जो वायदा किया गया था वो जुमला निकला। उन्होंने कहा कि अब होली तक दिल्ली की हर महिला को मुफ्त सिलेंडर मिलना था। होली में 2 दिन बचे हैं और दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि उन्हें मुफ्त सिलेंडर कब मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में महिलाएं बीजेपी के झूठे वायदों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं और बीजेपी ने अपने वायदे पूरे नहीं किए। 2500 रुपए का वादा तो जुमला साबित हो गया। अब होली तक दिल्ली की हर महिला को फ्री सिलेंडर एक मिलना था। होली में से 2 दिन बाकी हैं और दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि उनको फ्री सिलेंडर कब मिलेगा। आज दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में दिल्ली की महिलाएं खाली सिलेंडर लेके प्रोटेस्ट कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, उनके झूठे वादों के विरोध में, उनके धोखे के विरोध में कि बस अब 2 दिन बचते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अब तक फ्री सिलेंडर नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय संगठन जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन JKIM और अवामी एक्शन कमेटी AAC को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि इन संगठनों को उग्र और अव्यवस्था उत्पन्न करने वाली गतिविधियों में शामिल पाया गया जो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करते हैं। और उन्होंने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी AAC और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर प्रतिबंध लगाने पर जम्मू कश्मीर में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि 2 राष्ट्र विरोधी संगठनों को UAPA अधिनियम के तहत गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, देश विरोधी, विधि विरोधी, जिसमें अवामी एक्शन कमेटी लेड बाय मीर वाइस उमर फारूक और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुसलमीन लेड बाय अब्बास अंसारी, जो देश विरोधी गतिविधियों में पाए गए और आज गृह मंत्रालय ने अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट UAPA के तहत उन्हें बैन किया गया। हम उसे स्वागत करते हैं। ये सराहनीय कदम है क्योंकि ये लोग देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पे क्वेश्चन खड़े करते हैं और बार बार अलगाववाद को यहाँ पे बढ़ावा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है, किसी भी कीमत पे ऐसी चीजों को अलाउ नहीं किया जाएगा। हाँ, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो आप बात करते हैं, उनकी जो बेस है वो अलगाववाद है, वो हुर्रियत है। हुर्रियत ने ही इनके लिए वहां पे एक बेस तैयार की थी। आज जब हुर्रियत पे, अलगाववादियों पे, आतंकवादियों पे चोट पहुंचती है तो दर्द महबूबा मुफ्ती को होता है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट भी किया इसके ऊपर। वो दर्द उनका छलक रहा है क्योंकि अलगाववाद पे चोट होगी, देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोगों पर चोट होगी तो महबूबा मुफ्ती को ही दर्द होगा। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने अपने निर्वाचन क्षेत्र जनकपुरी का दौरा किया और निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर भी लोगों से बातचीत की है। आपको बता दें कि मंत्री आशीष सूद ने कहा कि हम अपने क्षेत्र की समस्याओं का निदान करने आए हैं। विधायक होने के नाते मेरा काम अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना है। 11 साल से पानी और वायरिंग की समस्या और कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जो काम नहीं हुआ मैं उसमें नहीं पड़ना चाहता। मेरी चिंता यह है कि मैं और मेरी सरकार क्या कर सकते हैं लोगों के लिए। आज आपने के बारे में क्या कहते? देखिए, मैं यहाँ का विधायक हूँ, मेरा फर्ज है यहाँ की समस्याओं का निदान करना। मैं प्रयास पूर्वक हर बुधवार को
इस काम के लिए निकल दूं। सर, आम आदमी पार्टी इंतजाम लगा रही बीजेपी को सुरक्षा लेके, क्राइम के लिए। देखिए, आम आदमी पार्टी के इस आरोप प्रत्यारोप में मैं मीडिया के आप जैसे मित्रों से भी अनुरोध करता हूं, ना तो आप पढ़ें ना हमें उसमें घसीटें। उन्होंने जो नहीं किया, उनके आरोप प्रत्यारोप का जवाब जनता ने वोट देके दे दिया। अब मेरा समय है, हमारी सरकार का समय है करने का। हम अपना समय आरोप प्रत्यारोप के बदले काम करने में देंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।